देखिए, आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है? प्रकाश का हाइगेन्स का प्रकाश के संबंध में हाइगेन्स का सिद्धांत, यानी हाइगेन्स का सिद्धांत हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइगेन्स का जो सिद्धांत है प्रकाश के प्रकृति के बारे में है, प्रकाश के नेचर के बारे में है। तो हम आज देखेंगे कि भाई प्रकाश किस नेचर का होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। प्रकाश किस गुण का होता है भाई? प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश किस रेखा में जाता है? सीधी रेखा में जाता है। ये भी हम जानते हैं भाई, प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश अपवर्तन नियम का पालन करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये भी पढ़े। प्रकाश का परावर्तन होता है, ये भी पढ़े। अब प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण भी पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश जो है किसी स्पेसिफिक मेटल पर पड़ने के कारण, यदि किसी स्पेसिफिक मेटल पर प्रकाश को डाला जाए तो प्रकाश के पड़ने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए दिमाग में आता है कि प्रकाश के पास इतना गुण है, तो भाई प्रकाश किस नेचर का है? प्रकाश कण प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का है, किस नेचर का है? तो इसके बारे में बहुत लोगों मतलब बहुत वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रदान किया। उसी मत में कौन आता है? हाइगेन्स भी आते हैं, जो बहुत अहम रोल निभाते हैं प्रकाश की प्रकृति को बताने में। ठीक है, कौन आता है? हाइगेन्स। हाइगेन्स ने प्रकाश के प्रकृति को बताया कि प्रकाश किस नेचर का होता है। ठीक, फिलहाल हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को बताने से पहले हम कुछ छोटे छोटे मगर मोटे बातों का जानना जरूरी है, जो कि हाइगेन्स के सिद्धांत में बहुत ही अहम रोल निभाता है। वो क्या है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है तरंगाग्र। क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र जी, क्या है? तरंगाग्र। ये होता क्या है? हम हाइगेन्स के नियम को जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि तरंगाग्र होता क्या है। देखिए ध्यान से, यदि प्रकाश जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, हमने किसी क्षण देखा कि जो कंपन के कण हैं वो समान कला में, समान कला कहने का मतलब है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और सेम एंगल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो समान कला में। तो यदि प्रकाश उत्पन्न जहां से हो रहा है, तो हम कहीं पर भी उसके रास्ते में हम ये देखें कि कौन कौन प्रकाश के कण कंपन की समान कला में है, तो उन कणों पर एक पृष्ठ खींच दें, कणों से होते हुए एक पृष्ठ खींच दें, तो उसी पृष्ठ का नाम होता है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? सपोज दैट ये प्रकाश है, प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, हमने ये देखा कि ये कण कंपन के समान कला में है, मतलब ये कण ये सभी कण जो होते हैं, भाई प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश किसी क्षण कंपन के समान कला में जो है उस कणों को हम मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे, उसी काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या होगा? तरंगाग्र। ये ध्यान में रखिएगा, फिलहाल अभी हम बताएंगे सब। तो ये क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? ये प्रकाश के मार्ग में जो कण कंपन के समान कला में होता है, उन कणों को मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचे तो हम क्या कहते हैं? ये तरंगाग्र है। इस काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या है? तरंगाग्र। यानी सब प्रकाश ही है, यानी प्रकाश पुंज हम बोल सकते हैं तरंगाग्र। ये क्या है? तरंगाग्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहरहाल हम इसके बारे में
भाई ये तो बता दिया गया तरंगाग्र, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि होता क्या है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रकाश को लेकर के अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। उसमें हाइगेंस का बहुत अहम रोल रहा है। तो हाइगेंस ने ये कहा कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश तरंग है। किसको देखते हुए? भाई प्रकाश अपवर्तन नियम का पालन करता है, प्रकाश परावर्तन नियम का पालन करता है। तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रकाश क्या है? तरंग है। भाई इससे पहले भी कई साइंटिस्टों ने बोला था कि हाँ प्रकाश तरंग है, लेकिन इन्होंने प्रूफ किया कि प्रकाश तरंग ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंग नेचर का है, वेव नेचर का है, और यदि प्रकाश वेव है तो किसी भी वेव को चलने के लिए, किसी भी तरंग को माध्यम में संचरित होने के लिए, माध्यम में आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। भाई हम तो पढ़े हैं प्रकाश कहाँ जाता है? प्रकाश निर्वात में जाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा जो ध्वनि है उसको संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत, क्योंकि ध्वनि तरंग है, ध्वनि संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, ध्वनि को संचरित करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी। यदि हम इसको क्लोज एकदम पैक कर दें, शीशे से एकदम पैक कर दें, तो हमारी आवाज बाहर जाएगी नहीं। अक्सर हम कार में यदि बैठे रहते हैं, शीशा वगैरह सब पैक रहता है, हम कार के बाहर खड़े किसी व्यक्ति को बुलाना चाहें तो हमारी आवाज उस तक बहुत ही कम पहुंच पाएगी, बहुत ही कम पहुंच पाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए, हमारी आवाज को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और वो माध्यम क्या है? हवा, एयर, ठीक है। यानी ध्वनि तरंगों को माध्यम में आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? एयर की, वायु की। पानी में जो उत्पन्न तरंग होता है, पानी में जो तरंग उत्पन्न होता है, आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। पानी में हम कंकड़ डालें, तरंग आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में ही ना आगे बढ़ा, तो तरंग को आगे बढ़ने के लिए, विक्षोभ को आगे बढ़ने के लिए, डिस्टरबेंस को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? पानी की। इसी प्रकार रस्सी में हम तरंग उत्पन्न करें तो किसकी जरूरत पड़ेगी? रस्सी की। रस्सी पार्टिकल, रस्सी का पार्टिकल माध्यम में काम करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी, और पानी में तरंग जो उत्पन्न होता है उसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी, रस्सी में तरंग उत्पन्न करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी, और चूंकि प्रकाश तरंग नेचर का है तो इसका मतलब यकीनन प्रकाश को भी किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश को भी किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। कौन बोला? हाइगेंस ने बोला। क्या बोला? कि जिस प्रकार तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और चूंकि प्रकाश एक तरंग प्रकृति का है, तो प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए भी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक माध्यम का नाम दिया, एक काल्पनिक माध्यम का नाम दिया, जिसे न तो देखा गया, न तो समझा गया ठीक से, न तो सुना गया। एक काल्पनिक, अपने ही थ्योरी में इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम को इमेजिन किया, एक ऐसे माध्यम का मतलब माध्यम को बताया जो कि वास्तव में वो नहीं था, यानी रियल में नहीं था, एक काल्पनिक माध्यम। उन्होंने एक कल्पना कर ली कि हाँ प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और उस माध्यम का उन्होंने नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया? ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम दिया? ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए, प्रकाश तरंग है, माध्यम में संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और उस माध्यम का नाम क्या होगा? ल्यूमिनिफेरस ईथर। और हालांकि इस ईथर को मान करके, मतलब प्रकाश को तरंग मान करके, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। किसमें? प्रकाश के परावर्तन के नियम में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। यानी प्रकाश को तरंग मान करके इन्होंने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन नियम को दिखा दिया कि ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नियम का पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी इनको उतनी सफलता नहीं मिली। सफलता किसमें नहीं मिली? क्योंकि जो
हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश को कण होना जरूरी है, प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों में होता है। तो हम लोग इसको देखते हुए यदि हम इस पर ध्यान दें, हाइगेंस के सिद्धांत को ध्यान दें, तो हाइगेंस का सिद्धांत तो हो जाएगा कि भाई हाइगेंस का सिद्धांत भी गलत है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव शो करता है और ये मानकर कि प्रकाश कण नेचर का है। यदि हम इसको मान लें प्रकाश कण नेचर का है और हम इनको भी देखें कि भाई इन्होंने तरंग नेचर का मान करके, तरंग प्रकृति का मान करके बहुत ही अहम रोल निभाया है इसमें परावर्तन और अपवर्तन नियम का पालन करने के लिए। इन्होंने प्रकाश को तरंग मान करके प्रूव किया कि प्रकाश परावर्तन अपवर्तन नियम का पालन करता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब हम किसकी बात को माने। ठीक है, हम क्या माने, प्रकाश को तरंग प्रकृति का माने तो प्रकाश की कण प्रकृति को माने, हम किसको माने। ठीक, तो इनके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किस नेचर का है, प्रकाश तरंग प्रकृति का है। और जो भी वैज्ञानिक हुए, आइंस्टीन है, न्यूटन है, उनके अनुसार प्रकाश का नेचर कौन सा है, कण प्रकृति का है। तो चूंकि प्रकाश को अलग अलग प्रकृति का मान करके हम एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव भी किए हैं, तो इसका मतलब प्रकाश के पास दोनों नेचर है। प्रकाश के पास क्या है, दोनों नेचर है, कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। यानी ऐसा नहीं कि प्रकाश मतलब प्रकृति किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करती, यानी कि प्रकाश यदि कण मान लें तो परावर्तन नियम का पालन के लिए वो तरंग हो जाए, ऐसी बात नहीं। या तरंग माने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाने के लिए वो अपना रूप बदल ले, कण प्रकृति में आ जाए, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश किसी के प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसके पास दोनों नेचर है। उसके पास क्या है, दोनों नेचर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसमें हम तरंगाग्र को पढ़ेंगे। तरंगाग्र होता क्या है, यदि प्रकाश तरंग नेचर का है तो माध्यम के कणों को कंपन करेगा और किसी क्षण यदि माध्यम के कण समान कला में हैं और उन कणों को मिलाकर एक पृष्ठ तैयार किया जाए तो उसी पृष्ठ का नाम क्या होगा, उस पृष्ठ का नाम होगा तरंगाग्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरंगाग्र को मान करके जो हमारे हाइगेंस जी थे, उन्होंने अपना तरंगाग्र का सिद्धांत दिया और उन्होंने तरंगाग्र का जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला उन्होंने क्या माना, कि पहला इन्होंने ये माना कि यदि प्रकाश स्रोत उत्पन्न हो रहा है, दिखाई दे रही है, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, यदि प्रकाश स्रोत क्या है, बिंदुवत है, भाई तरंगाग्रतों को हम जानेंगे। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो किसी क्षण यदि हम ये देखें कि कौन कौन से कण कंपन के समान कला में है, कौन कौन से कण कंपन के समान कला में है, एंगल सेम बना रहे हैं, सेम गति से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम किसी के साथ भेदभाव न करके एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, यानी एक साथ जो भी पहुंचेगा इस वृत्त पे, डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी यहां से डिस्टेंस सेम होगा सभी वृत्त का। तो जितने भी पार्टिकल इस वृत्त के सरफेस पर होंगे उन सभी पार्टिकल का मतलब कण का जो कला होगा वो समान होगा, और यदि कला समान होगा तो इसका मतलब पृष्ठ क्या हो जाएगा, क्योंकि इस गोली पृष्ठ से चारों तरफ से प्रकाश निकल रहा है, तो हम चारों तरफ एक पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं और ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं जिसका सेंटर क्या होगा, वो स्रोत होगा जिससे प्रकाश निकल रही है। तो हमारा प्रकाश क्या मतलब जो हमारा तरंगाग्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा। ठीक है, तरंगाग्र क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा। यदि हमारा स्रोत क्या है, बेलनाकार है, यदि स्रोत क्या है, बेलनाकार है, यानी कि बिंदुवत है, गोली होगा। बेलनाकार मतलब
प्रकाश का मतलब हमारा स्रोत थोड़ा सा ऐसे है, तो प्रकाश चारों तरफ से उत्पन्न होगा, तो जो हमारा तरंगाग्र होगा वो क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े, थोड़ा सा बिंदुवत है तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा है तो इसका मतलब जो हमारा तरंगाग्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा उन्होंने क्या बताया, तीसरा उन्होंने ये बताया कि भाई तीसरा क्या, हम तो बता ही चुके हैं कि जब भी प्रकाश आगे बढ़ेगी, ये प्रकाश आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसका जो गोलीय सरफेस है वो थोड़ा सा थोड़े समय के लिए क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल। कहने का मतलब ये है लगातार आगे बढ़ रही है प्रकाश, लगातार आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब इसका त्रिज्या भी तो बड़ा हो रहा है, यानी ये फैल रही है, प्रकाश फैल रही है। अगर प्रकाश फैल के बहुत दूर तक चली गई तो हम प्रकाश मतलब थोड़े से पृष्ठ की कल्पना करें, छोटे से पृष्ठ की कल्पना करें, प्रकाश जो है हम ये वाला हिस्सा बना रहे हैं प्रकाश का कि जो फैल करके एकदम इधर आ गई, यानी ऐसे आ गई, प्रकाश फैल गए ऐसे। तो हम कल्पना करें कि इस कंपन कण जो समान कला में हम ऐसे मिला दें, तो ये जो होगा हमारा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, हमारा पृष्ठ हो जाएगा, हमारा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल। बिंदुवत है, गोलीय। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। काफी दूर जाने के बाद हमें समतल सा प्रतीत होने लगेगा। और यदि हमारा प्रकाश स्रोत थोड़ा सा लंबा है तो जो हमारा तरंगाग्र होगा वो कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। इन्होंने साथ ही दूसरा नियम ये दिया कि जो भी तरंगाग्र है, जो भी तरंगाग्र है वो तरंगाग्र जो प्रकाश के कण है, जो भी कण है यहाँ पे माध्यम के कण, माध्यम के कण है, वो एक नए स्रोत की तरह बिहेव करने लगे। कहने का मतलब है प्रकाश यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हम एक खींच दिए पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, तो इसका मतलब हम अब ये नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, प्रकाश जो है अब यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि द्वितीय स्रोत का काम करेगा। किस स्रोत का काम करेगा, तो ये पहला स्रोत तो ये है और दूसरा स्रोत हो जाएगा ये। भाई हालांकि स्पष्ट रूप से मतलब ओरिजिन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यदि हम प्रकाश को छोड़ के ऐसे हटा दें, ऐसे मतलब बंद कर दे, तो ये तो प्रकाश आगे बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, अब प्रकाश आगे बढ़ रहा है, हम जो प्रकाश आगे बढ़ा तुरंत ऐसे इसको क्या कर दे, ऑफ कर दें। जब हम ऑफ करेंगे तो ये प्रकाश तो आगे बढ़ेगा ही, और जब आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नए स्रोत का काम करने लगेगा, यानी कि ये किसका काम करने लगेगा, नए स्रोत का काम करने लगेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, अजीब बात है। जब हम इसको, ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्यों है, जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, हम ऐसे मतलब बुझा दें इसको, क्या कर दें, बुझा दें, तो ये जो प्रकाश है तो बुझ तो जाएगा नहीं, इतना प्रकाश तो निकल चुका है इससे, तो ये नए तरंगिकाओं का काम करने लगेगा, जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं, अगर द्वितीयक तरंगिकाओं में जो भी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं को मिलाते हैं माध्यम के कण, ऐसा बोल दें सभी जैसे ऐसे कण जो कंपन के समान कला में है, सभी पर एक इनवॉल्व लिफाफा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये क्या करेगा, ये एक नए तरंग स्रोत का काम करेगा, नई दिशा, यानी कि ये एक नई दिशा को शो करेगा कि इसकी वास्तव में दिशा क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाइगेंस ने, ये सब देख लीजिएगा एक बार, हाइगेंस ने बहुत ही अहम रोल निभाया। किस लिए अहम रोल निभाया, प्रकाश को तरंग सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश तरंग नेचर का होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हाइगेंस ने जब तरंग नेचर का प्रकाश को सिद्ध किया, यानी प्रकाश को ये बताया कि ये तरंग नेचर का है, तो भाई तरंग नेचर को मान करके हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया भी कि जो प्रकाश है तरंग नेचर का मान करके हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, अपवर्तन नियम को भी सिद्ध कर सकते हैं।
अब परावर्तन को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने सिद्ध करके दिखा भी दिया कि लो मैंने जो माना था उसके अंतर्गत ये नियम सिद्ध हुआ, प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। ठीक।